नमस्कार आप सभी का कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, दिसंबर का महीना है, सर्दियों का मौसम है और दिल्ली और सर्दियों का रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। कई किस्से जुड़े हुए हैं दिल्ली की राजनीति और सर्दियों के। अभी अभी विंटर सेशन खत्म हुआ है और ये विंटर सेशन तो यूं ही शोर शराबे और हंगामे में बीत गया, लेकिन आज से 3 दशक पहले करीब करीब सन 1991 में यही दिसंबर का महीना था, यही सर्दियां थी जब दिल्ली की विधानसभा का प्रस्ताव संसद में पेश हुआ था और पास हुआ था। तब से लेकर आज तक दिल्ली की राजनीति बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, काफी एक्टिव पत्रकारिता की है आपने, दिल्ली ही आपका कर्म क्षेत्र रहा है और दिल्ली की राजनीति के गलियारों से आप भली भांति परिचित रहे हैं। आपकी किताब भी रही है सर, दिल्ली पॉलिटिकल 1947 टू 2019। जी, मुझे किताब देखने का मौका मिला है आपकी। तो सर, हम आपसे आज समझना चाहेंगे दिल्ली की राजनीति को। सन 1991 में जब नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पास हुआ और फिर 1993 में जब दिल्ली के चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार बनी, बाद में कांग्रेस की सरकार आई और अभी आपकी सरकार चल रही है। दिल्ली की राजनीति ने कई मोड़ देखे हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आप इन सभी मोड़ों से होकर गुजरे हैं। इन उतार चढ़ाव के साथ साथ आपका भी सफर जारी रहा एक पत्रकार के तौर पर। किस रूप में देखते हैं सर आप दिल्ली की राजनीति? कहां से शुरू होती है, कहां पहुंचती है और किधर की दिशा उसकी जा रही है? ये आपने ठीक बताया। 1991 में ये दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पास हुआ था और 1993 दिसंबर में, नवंबर एंड में, दिसंबर में तो सरकार आ गई थी, वो पहला चुनाव हुआ था। और ये विधानसभा का ये वाली विधानसभा का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी जीत करके चुनाव में आई थी और मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली में विधानसभा पहले भी दी गई थी, लेकिन 1956 आजादी के बाद, लेकिन 1956 में उसको स्क्रैप कर दिया गया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद। फिर 1967 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल आई थी जो 1989 तक एक्टिव रही थी और उसके सेशन के खत्म होने के बाद राजीव गांधी ने यह प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर दिल्ली में असेंबली लेकर के आएंगे। तो 1991 में जब कांग्रेस की सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार आई, तो राजीव गांधी के इस प्रॉमिस को रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने ये बिल पास किया। उस समय दिल्ली कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता थे भगत साहब, हरकिशन लाल भगत और जगदीश टैंकर टू एन एक्सटेंट, लेकिन हरकिशन लाल भगत का ही बोलबाला था। और बीजेपी की तरफ से जो बड़े नेता उस समय थे वो थे मदन लाल खुराना। हालांकि उनके पीछे दिल्ली में, मतलब आप बता दें कि 1967 में जब दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो विजय कुमार मल्होत्रा उसके चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर बने थे और चेयरमैन थे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो दिल्ली का अब से निकले हुए नेता, और वाजपेयी जी भी दिल्ली से जुड़े रहे, दिल्ली से उन्होंने दिल्ली को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, चुनावों में रिप्रेजेंट किया। और तो कहने का अर्थ ये है कि दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल रही या बाद में असेंबली आई, चुनाव हुए, तो लेकिन दिल्ली से जुड़े हुए काफी नेता लोग रहे। मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से के जो जितने भी नेता दिल्ली से जिनके जिनके बारे में जब मैंने किताब ये किया तो 2013 को मैंने, क्योंकि 13 के बाद दिल्ली के पॉलिटिक्स में एक बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज आता है। उसके पहले की जो दिल्ली की राजनीति जो है, 2013 के पहले की दिल्ली की राजनीति जो है, वो दिल्ली के चाहने वालों की राजनीति है। उन सबों के लिए दिल्ली एक महबूबा है और सब उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। और
कभी भी जिस तरह का विद्रूप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में दिल्ली को लेकर के अभी हम देखते हैं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 1993-94 से दिल्ली, और मैंने देखा क्लोजली वर्क करते हुए। तो 1993 में जब असेंबली में जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए डॉक्टर जगदीश मुखी, वो खुद इकोनॉमिक्स के टीचर थे, शहीद भगत सिंह कॉलेज में इकोनॉमिक्स के टीचर थे। जी। तो और वो फाइनेंस पे उनकी पीएचडी थी, तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली का बनाया गया। और सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वहां भी एक इकोनॉमिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स, और यहाँ भी एक इकोनॉमिक्स। उस समय जब असेंबली बनी और स्टेट में गवर्नमेंट बनी, तो सेंटर अपने पावर्स को डेलीगेट करना शुरू करती है। और बकौल जगदीश मुखी, जो कि इस किताब में रजिस्टर्ड मेंशन्ड है उनके इंटरव्यू में, जो दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट को बजट तक बनाने का पावर नहीं मिलता है इनिशियली, कहते हैं सारा पैसा तो सेंटर से आना है, तो बजट आप क्यों बनाएंगे? इसका मतलब यह था कि टैक्सेशन भी आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे, एग्जाम्पशंस भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बजट बढ़ाने में और में तो बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो इस पे काफी डिस्कशंस हुए, और अंत में हार करके जब कोई बात बनी नहीं, तो जगदीश मुखी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी और लिखा कि आप ऐसा कीजिए कि मेरा नाम फाइनेंस मिनिस्टर से चेंज करके एक्सपेंडिचर मिनिस्टर कर दीजिए, क्योंकि आप पैसा देंगे मैं उसके खर्च करूंगा, मेरा इसकी ज्यादा तो कोई रोल है नहीं। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को बात समझ में आई, और उन्होंने उसके बाद ये डिसाइड किया कि जो अगली मीटिंग होगी दो फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में, उसके बीच में कोई भी एड्स नहीं होगा, 1 to 1 बात करेंगे, और एक इकोनॉमिस्ट दूसरे इकोनॉमिस्ट को कन्विंस करेगा उसको क्या चाहिए, और दोनों ने इस बात पे किया कि दोनों बिल्कुल मेरिट पर डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज के मेरिट पर डिस्कशन करेंगे, और उस पर जो एग्रीमेंट होगा उस पर बाध्य होंगे। और ऐसा हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली को सेल्स टैक्स हैंडओवर किया, बजट बनाने का पावर हैंडओवर किया, ये सारी चीजें थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उसके बाद देवगौड़ा की सरकार आई, उस समय भी 98 तक इनकी गवर्नमेंट रही। देवगौड़ा इंद्र गुजराल की सरकार रही, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, अपने फिर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट से जानकार। उनके साथ भी जगदीश मुखी ने काम किया और खूब बढ़िया काम। वही नहीं, उसके अलावा मदन लाल खुराना के अपने ताल्लुकात, अपने रिश्ते रहे सेंट्रल में मिनिस्टर्स के साथ। एसबी चौहान साहब उस समय यूनियन होम मिनिस्टर थे इनकी गवर्नमेंट में, क्या नाम है, नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में। जब ये गवर्नमेंट देवगौड़ा की गवर्नमेंट आती है, तो उसमें इंद्रजीत गुप्ता सीपीआई के बहुत बड़े नेता थे, वो होम मिनिस्टर थे। इन सबके साथ मिलकर के काम किया, और कभी भी ऐसा विद्रूप समझ में नहीं आया, सामने नहीं आया, जो कि अब हमें देखने को मिल रहा है। फिर 1998 में बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है, और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनती हैं, और 98, 2013, 98, 2003 और 2008 ये 3 चुनाव जीत के 15 साल वो राज करती हैं। इस 15 साल में जो पहले के 6 साल जो उनके हैं, पहले के 6 साल जो उनके हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के साथ उनका, हर बिजनेस इज विद द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर है लालकृष्ण आडवाणी। मैं होम मिनिस्टर का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि होम मिनिस्टर दिल्ली को डील करता है, दिल्ली को होम मिनिस्ट्री के डील करता, होम मिनिस्टर डील करता है। और शीला जी और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उस समय यशवंत सिन्हा है, फिर बाद में जसवंत सिंह। इन सब के साथ भी शीला जी का सरोकार रहा। और जैसा कि लोग बताते हैं कि जो उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विजय कपूर, उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध थे शीला जी के साथ। उतने प्रगाढ़ संबंध उनके अपने पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ थे, जितने प्रगाढ़ संबंध उनके शीला जी के साथ। एक वर्किंग रिलेशनशिप, क्योंकि वो एलजी और सीएम के बीच में तो एक वर्किंग रिलेशनशिप। इसका कारण ये था कि सीएम जो थी वो एलजी के पावर्स को रेस्पेक्ट करती थी, और एलजी तो थे वो सीएम के पद को रेस्पेक्ट करते थे। सीएम जानती थी कि भाई संविधान ने मुझे
जो सीएम बनाया है उसके लिए जो 39A है आर्टिकल, उसके अंतर्गत जो एनसीटी एक्ट पास हुआ, उस एनसीटी एक्ट के अंतर्गत मेरे लिमिटेड पावर्स है। लेकिन शीला जी यही कहती थी कि अगर इन पावर्स का भी मैं बखूबी इस्तेमाल कर लूं तो मैं बहुत कुछ दिल्ली के लिए कर जाऊंगी। और वो दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर गई। आपने देखा कि दिल्ली जो आज सरवाइव कर रही है वो उनके जमाने के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जमाने के बनाए हुए बस, उनके जमाने के बनाए हुए मेट्रो रेल, इन पे ही सरवाइव कर रही। और एक मैं आपको इंस्टेंस बताता हूँ, ये दिसंबर का ही महीना था, ये दिसंबर का ही महीना था। वाजपेयी जी के बर्थडे 25 तारीख को पड़ता है, उसके आगे पीछे की तिथि नहीं, वाजपेयी जी के उसी दिन 1999 में या 1999 या 2000 में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी वेलकम स्टेशन से कश्मीरी गेट तक। और वाजपेयी जी उस ट्रेन में कश्मीरी गेट से वेलकम तक मेट्रो में बैठ करके आए थे। फिर वहां पर एक पब्लिक मीटिंग भी थी। पब्लिक मीटिंग में शीला जी की कुर्सी सबसे कोने में लगी थी। वाजपेयी जी थे, होम मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और दिल्ली गवर्नमेंट की साझेदारी है इसके अंदर, सब थे। तो लेकिन वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई, वो पब्लिक मीटिंग बहुत अच्छी हुई, इनॉग्रेशन बहुत अच्छा हुआ। और वाजपेयी जी ने भी अपने भाषण में शीला जी को शाबाशी दी, और शीला जी ने भी अपने भाषण में वाजपेयी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया कि आपके बिना सहयोग के, आपके बिना इसके दिल्ली नहीं चल पाती। लोग ये भी बताते हैं, मैं ये सुनी हुई बात है, ये तो जो पहले बताई मेट्रो वाली बात तो देखी हुई बात है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी शेयर कर दूं कि दिल्ली मेट्रो की जो पहली पब्लिक राइड जो है, जो वेलकम से, वही ट्रेन जब वेलकम से लौटी कश्मीरी गेट, तो उसमें मुझे भी बैठने का सौभाग्य मिला एज रिपोर्टर। मैं भी उस ट्रेन में था, मैं था, मेरे अखबार के एडिटर थे चंदन मित्रा, वो उस ट्रेन में थे, और कई पत्रकार जो उस ट्रेन में थे, जो है सो, तो जो आज बड़े पत्रकार हैं, टीवी एंकर्स हैं, ये सब उस ट्रेन में थे। एक जो सुनी हुई बात है, वो बताते हैं कि एक बार काफी चीजों को लेके इश्यूज थे लेकर के, तो वाजपेयी जी से टाइम लिया और शीला जी वहां पे गई और वाजपेयी जी को मिलने के लिए, और वाजपेयी जी को बड़े भाई के रूप में यूपी में दद्दा कह के बुलाते हैं। शीला जी भी यूपी की बहू थी, उमाशंकर दीक्षित की बहू थी, और उमाशंकर दीक्षित तो और वाजपेयी जी के बारे में बताते हैं कि अच्छे रिश्ते थे, ताल्लुकात थे। तो शीला जी उसी से गई और कहा कि दद्दा, आपके राज में क्या मैं इतनी पीड़ित रहूंगी? और फिर वाजपेयी जी ने उनको कहा, आडवाणी जी को वो साईं कहते थे, भाई, कहा कि साईं शीला क्यों परेशान है, इनकी समस्याओं का समाधान हो गया। फिर उसके बाद आगे चली। इनफैक्ट जो एक बार जब मैंने इसी किताब के लिए, इसी पुस्तक के लिए जब मैंने शीला जी का जब इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा वो पीरियड जो था मेरे कार्यकाल का, 6 साल का पीरियड था भाजपा के साथ, वो ज्यादा स्मूथ चला रादर देन जो मेरे अपने पार्टी की जब सेंटर में गवर्नमेंट आई बेनस्पत उसके। क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट की मुझसे कुछ जो एक पार्टी के अंदर जो राइवलरी होती है, जो इस तरह की चीजें जो उसको लेकर की चीजें, तो साहब ये रहा। लेकिन 2013 के बाद तो दिल्ली की राजनीति अजीब हो गई है, मतलब कुछ भी, और दिल्ली का तहस नहस हो चुका है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कहती है 10,000 बसें होनी चाहिए, दिल्ली में 4,000 बस चल रही। वो भी सब बसें, आप सुबह निकलिए सड़क पे, आपको हर दिल्ली के हर एक सड़क पे डीटीसी की टूटी हुई एक बस मिल जाएगी। ये बसें को, मतलब कि लास्ट बस जो आई है 2013 में आई, उसके बाद से यहाँ बसें गई नहीं, बसें रिप्लेस नहीं हुई, वही टूटी फूटी बसें चल रही। ये तो 2000 बसें, 1900 कुछ बसें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिक बसें दी हैं अर्बन मिनिस्टर, वो बसें चल रही हैं। जो आप पॉल्यूशन की बात करते हैं, गाड़ियां हटा देते हैं, अरे अरे आप गाड़ियां तो हटा दो, लेकिन वो बेचारा आदमी चलेगा किस चीज पे? बस है नहीं। मेट्रो के प्रोजेक्ट्स इतने डिलेड हैं कि जो राइडरशिप मेट्रो की आज की तारीख में होनी चाहिए थी, उसमें 50% कम मेट्रो की राइडरशिप है, क्योंकि जो फेज 3 फेज 4 के प्रोजेक्ट्स इतने डिलेड है जो आज तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। तो हुआ ये कि दिल्ली में जो पिछले 10 साल में हमने एक अजीब
स्थिति देखी है। और मैं तो इसके लिए काफी हद तक दोषी यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और उसके मुख्यमंत्री रहे, उनको मानता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे कार्यकाल में दिल्ली के प्रति कोई स्नेह नहीं रखा। केवल एक चुनाव ही मानसिकता के साथ कि हमें ये चुनाव जीतना, हमें वो चुनाव जीतना है, हमें ये सत्ता पकड़नी है, हमें वो सत्ता पकड़नी है, हमें यहाँ धाक जमानी है। अरे आप कार्य करेंगे तो धाक तो अपने आप जम जाएगी, लेकिन नहीं। इतने स्कूल बनाएंगे, 4 स्कूल बनाए, कुछ उसका पुताई करवा दी, उसका फोटो खिंचवा दिया, लगवा दिया। आज एक मुझसे जब बात हो रही थी इसके ऊपर कि अभी इनफैक्ट अभी आप बताइए साहब, अंबेडकर जी के ऊपर जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, वो केजरीवाल जी का एक वीडियो आ रहा है कि अंबेडकर जी को आशीर्वाद दे रहे। दिल्ली का मुख्यमंत्री, न्यूज़ बड़ा फेमस हो रहा है जी। IIT का पढ़ा हुआ व्यक्ति, जिसको जनता ने वोट इस करके दिया है कि एक IITN पढ़ा लिखा व्यक्ति आकर के और आगे दिल्ली को ले जाएगा, वो ऐसी हरकतें करता है। तो मेरे ख्याल से जो है सो दिल्ली के लिए जो कहते हैं ना भाग्य का काल चक्र, दिल्ली ने बहुत अच्छे दिन देखे, लेकिन पिछले 10 साल से तो दिल्ली की जो दुर्दशा है, ये तो कहने मतलब कि क्या बताया जाए। ये तो जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनसे ही आप पूछिए कि किस हाल में वो रह रहे हैं। बरसात में साहब दिल्ली में बाढ़ आ गई। बाढ़ क्यों आई? कोई यमुना में ज्यादा पानी आ गया क्या? क्योंकि आपने जो हर एक साल एक एक्सरसाइज होती है कि जो ITO के पर जो बराज है उसके गेट की सफाई करा के गेट खोल दी जाती है, वो इतना उसमें गारज जमा हुआ था कोई गेट ही नहीं खुल पाया। तो और अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो जो हमने जिस पे चर्चा शुरू की थी कि दिल्ली को असेंबली मिली, असेंबली के सेशंस हुए कहाँ हैं दिल्ली में? उसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट कहाँ हुआ है? इनको जब मर्जी हुई सरकार सेंटर को गाली देने की, जब मर्जी हुई कोई अपने पॉलिटिकल एजेंडा की, इन्होंने सेशन बुला लिया, 2 दिन 3 दिन भाषण किया, उलट पुलट बातें कर दी, चले गए। ये तो एक ऐतिहासिक है कि पिछले कई सालों का CAG रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं हुआ। इस पर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। CAG रिपोर्ट टेबल नहीं हुआ, दिल्ली लोग हाईकोर्ट जाना पड़ा है लोगों को। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको टेबल करो। अब LG आदेश दे रहे हैं कि सेशन बुलाओ और टेबल करो। क्यों नहीं टेबल करो? क्योंकि ये सरकार जानती है कि अगर CAG की रिपोर्ट आएगी तो इनका पूरा भंडा फूट जाएगा। तो जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और बुरा, जिन बाबा साहब का ये आशीर्वाद लेते केजरीवाल जी, शायद इन जैसे लोगों के लिए बाबा साहब ने ये बात कही थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा या बुरा इस पर डिपेंड करता है कि उसको चलाने वाला, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कितना अच्छा या कितना बुरा। तो मेरे ख्याल से एनसीटी एक्ट अपने आप में एक बढ़िया एक्ट है। एनसीटी एक्ट जो है, जो गवर्नमेंट ने 1991 में पास किया और 93 से वो इम्प्लीमेंट हुआ, ये एक अच्छा एक्ट है। ये एक्ट ने दिल्ली के पहले 20 सालों में दिल्ली को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया दिल्ली को पहले 20 सालों में। और अगर पिछले 10 सालों में दिल्ली पिछड़ी है विकास के रेट में और जीविका के रेट में, बाकी रेट में, तो उसके लिए तो दोषी पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट है। और एक्ट को हम कोई इसके लिए दोषी नहीं मान सकते। एक्ट ठीक एक्ट है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ की जो कहते हैं केंद्र सरकार कोई दिल्ली की सरकार की किराएदार होकर के नहीं रह सकती। उसकी अपनी एक उसकी वजूद है, उसकी अपने प्रेजेंस है, उसकी एक अथॉरिटी देश के कैपिटल में होनी चाहिए, वो अथॉरिटी उसके पास है। लेकिन ये एक्ट जो स्थानीय गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको भी काम करने का बहुत अपॉर्चुनिटी देती है। अब वो काम ना करे तो उस पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है? और दिल्ली के लोग हैं जो कि बस फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे किसी को भी वोट देते। जी, इस बार तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए की भी बात हो रही है। चुनाव जीत जाते हैं केजरीवाल तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2100 रुपए मिलेंगे दिल्ली की महिलाओं को। ये एक हाँ, सामंजस्य जी।
जी आप कुछ कह रहे थे। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये फ्रीबीज दिल्ली के लोगों को बांटी जा रही है, वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और अब तो दूसरी पार्टियों के लिए मजबूरी हो गई है, दिल्ली में जो चुनाव लड़ रही हैं, कि इन फ्रीबीज को उनको भी कंटिन्यू करना पड़ रहा है वोट लेने के देखिए लिए। मैं आपको एक बताऊं, इस व्यक्ति ने दिल्ली के लोग को समझना चाहिए कि एक स्त्री शक्ति करके मूवमेंट था हम्म। दिल्ली में। शिलाजी के टाइम में एक स्त्री शक्ति करके स्कीम चलती थी। वो स्कीम क्या थी कि सारे मोहल्लों में, मतलब कि सारे इसमें महिलाओं का एक क्लब जैसा होता, और महीने में एक बार ये महिलाएं जो हैं सो वहां पर जुटती थी, उनका हेल्थ कैंप लगता, महिलाओं का स्वास्थ्य का जांच पड़ताल होता था। और ज्यादातर महिलाओं को आयरन की कमी बॉडी में पाई जाती थी, फॉर बायोलॉजिकल रीजंस आल्सो एंड फॉर लाइफस्टाइल आल्सो। तो उनको दवाइयां दी जाती थी और उनको ये किया जाता था, और उनको कहा जाता था कि अगले इसमें अगर आपका अगर ये नहीं इम्प्रूव हुआ, और प्लस तरह तरह के बेनिफिट्स अलायंसेस उनके साथ काफी उनका एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती। वृद्धाओं को पेंशन दिया जाता था, बंद कर दिया सरकार ने डिसबर्सल उसका। स्त्री शक्ति मूवमेंट बंद कर दी। भागीदारी, पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप बंद हो गई। भागीदारी मूवमेंट के लिए शिवाजी के सरकार में एक सचिव थे, ज्ञानेंद्र दल बड़गाइया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़े हुए थे। उन्होंने उस कार्यक्रम को पूरा ताना बाना बुन करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया था, और इतनी अच्छी चली वो भागीदारी, उसको खत्म कर दिया इसने। तो फ्रीबीज दे दोगे, लेकिन जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के, जो ह्यूमन के होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो कार्यक्रम थे, वो तो सफर करेंगे नहीं। वो तो और वो सफर कर ही रहे। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि जो है सो हम क्या कहते हैं BSES के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और टाटा पावर के खिलाफ कार्रवाई का, फिर कोई कार्रवाई की क्या? आपने तो रादर इजी कर दिया। आप जो फ्रीबीज देते हैं बिजली का, वो पैसा पहले लोगों से वसूलती थी पावर कंपनी। अब आपने फ्री भी कर दिया, लेकिन पावर कंपनी को तो पैसा चाहिए ही ना। आपने सरकारी खजाने से पैसा दे दिया उसको, उसका काम तो आसान कर दिया आपने, ये पावर कंपनीज का। और नेचुरली आप जब किसी को फाइनेंशियली फेलिसिटेट करते हैं, तो ये तो कोई मानेगा नहीं कि आज के राजनीतिक माहौल में और आपके ऊपर जो आक्षेप है, आरोप है, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता हो, आपको कोई डीबीटी ना मिलता हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ना होता हो। बिल्कुल होता होगा। तो जी ये है, मतलब कि दिल्ली की दुर्दशा है, और इसके लिए दोषी यहाँ की स्थानीय सरकार है। आपने बड़ी अच्छी बात उठाई कि आपने एनसीटी एक्ट के बारे में बात की। मेरे ख्याल से एनसीटी एक्ट अपने आप में ठीक एक्ट है, उस पर कहीं पर कोई ऐसा, और जो एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए जो दिल्ली का एक जो यूनिक स्टेटस है, देश की राजधानी है, उसके लिए जी एडेप्ट है। जी। आने वाले समय में सर, आप क्या क्या देख रहे हैं, राजनीति किधर जाती है? और ये जो उठापटक लगी हुई है दिल्ली की राजनीति में, इसका कुछ ठोस परिणाम निकल के आएगा? दिल्ली आई होप कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता कुछ सोच समझ करके मतदान करे, और फ्रीबीज पे ना जाए, कुछ सोच समझ कर मतदान करे, और जो शहर की दुर्दशा है उसको खत्म करने की मतदान करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो दुर्दशा बनी रहेगी, होती रहेगी, चलती रहेगी। जी अभी तो कल परसों इनको एक एक्साइज केस में भी इनका प्रोसिक्यूशन का परमिशन मिल गया अरविंद केजरीवाल का। जी बिल्कुल। तो ये जो कहते हैं कि जब मैं बरी हो जाऊंगा सारी चीजों से तब वापस आऊंगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी बरी होने वाले हैं इन केसेस के अंदर। आप बताइए साहब, शीश महल, एक कॉलोनियल बंगलो को, हेरिटेज बंगलो को डेमोलिश करके आपने क्या बना दिया? रादर आपको मैं बताऊं, जो लैक ऑफ ओपिकनेस जो इस गवर्नमेंट की है, मैं वहां पर उसके वहां से मैं गुजरता था, और मैं देखता था इतनी ऊंची ऊंची टिन की दीवार लगे हुए, तो मैं पूछता था भाई इसको इतना क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, कितनी ऊंची स्टील की दीवारों की। मुझे क्या पता था उसके अंदर ये पूरा बंगला डेमोलिश करके नया बंगला बन रहा है। जो गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज, इतने सारे बंगलोज नई दिल्ली में हैं, आप कोई भी बंगलो सरकार से मांगते, आप इंटाइटल्ड, आपको मिलते।
शीला जी को मिला था, वो रहती थी मोतीलाल नेहरू मार्ग। आपके ही मंत्री मनीष सिसोदिया को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बंगलो मिला हुआ। सेंट्रल पूल से तो बंगले मिल ही आते हैं लोगों को वहां पे। जी। आपने पता नहीं क्या बना लिया। चलिए सर, आज हमने दिल्ली की राजनीति पे बात की, एनसीटी एक्ट पे बात की, और 1991 से लेकर के आज 2024 में है, 2025 आने वाला है। 1991 का दिसंबर और आज 2024 का दिसंबर, ये दिसंबर इसलिए भी खास है कि अब बहुत जल्दी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। इन सर्दियों में चुनाव होंगे, जल्दी डेट आ जाएगी और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुहिम में जुटी हुई हैं। तो देखते हैं कि अब इस मुहिम का क्या नतीजा निकलता है, रिजल्ट क्या आते हैं, कौन सी पार्टी इस बार बढ़त लेकर के सामने आती है। लेकिन आज हमने जो बात की एनसीटी एक्ट पे कि दिल्ली सरकार को जो शक्तियां मिली हुई हैं, उन शक्तियों का अगर एक सार्थक इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ के लोगों को कितना फायदा हो सकता है। और जैसा आपने बताया भी कि एक सामंजस्य जरूरी है केंद्र सरकार के बीच और दिल्ली सरकार के बीच, अगर हम सही मायनों में विकास की राह पे चलना चाहते हैं। और यहाँ जो भी सरकार रहेगी उसे ये बात जरूर समझनी चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपकी बहुत गहरी जानकारी रही है इस मुद्दे पर। आपने दिल्ली की राजनीति को इतने करीब से देखा है, बीइंग अ पॉलिटिकल रिपोर्टर। और हम आगे भी इस मुद्दे पे आपसे बात करते रहेंगे। कई और बातें हैं जो आज नहीं हो पाई, उन पर भी हम बात करेंगे, आज समय की कमी है। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप शेयर कीजिए इस कार्यक्रम को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।